दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों हम लगातार राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की जो किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमने इस किताब के पहले के जो 5 चैप्टर है वो पढ़ लिए हैं। आप मेरी पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, वहाँ पे हमने शानदार तरीके से समझते हुए पाँचों चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। आज छठे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। छठे चैप्टर में भी हमने जो नगरों का स्थापत्य कला है राजस्थान की, कि नगर किस तरह से नगरों की बसावट थी, किस तरह के नगर बने हुए थे राजस्थान में पुराने टाइम से लगा के अभी वर्तमान टाइम तक, नगरों का विन्यास, नगरों का स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, वो कल की क्लास में समझ लिया है। दोस्तों आज की जो क्लास होगी उसमें समझेंगे कि दुर्गों का स्थापत्य कला क्या है, कि राजस्थान में दुर्ग किस प्रकार से बने हैं, दुर्गों का स्थापत्य कला क्या है, कौन से दुर्ग की क्या भूमिका है, कौन से दुर्ग महत्वपूर्ण है, कौन से दुर्ग रक्षात्मक दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण है, जो जल महल कौन से हैं, पारिक दुर्ग कौन से हैं, दुर्गों की क्या श्रेणियाँ हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो क्लासेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दुर्ग स्थापत्य, दुर्ग शिल्प, दुर्ग स्थापत्य पढ़ेंगे। दोस्तों राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा या बड़ा दुर्ग या गढ़ी नहीं हो। मतलब बात यह है कि राजस्थान का जब नाम आता है, जब राजस्थान का नाम आता है तो दुर्ग स्थापत्य में राजस्थान का नाम अग्रणी है। ऐसी कोई भी इलाका नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे दुर्ग नहीं हो, जहाँ पे दुर्ग नहीं हो, गढ़ नहीं हो। चाहे छोटा गढ़ हो चाहे बड़ा गढ़ हो, आपको हर दूसरे तीसरे गांव में छोटा गढ़ मिल जाएगा। आपके गांव के आसपास भी आप नज़र फैलाना कि आपके आसपास भी छोटा मोटा गढ़ जरूर होगा, किला जरूर होगा। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें एक दुर्ग भी है। एक नीति चलती है दोस्तों, शुक्र नीति। क्या चलती है? शुक्र नीति में जो राज्य हैं, राज्य के 7 अंग माने गए। क्या माने गए? राज्य के 7 अंग माने गए हैं। उन 7 अंगों में एक अंग माना गया है दुर्ग को, यानी कि यदि दुर्ग नहीं होगा तो उसका एक अंग नहीं होगा। इसलिए राज्य जहाँ भी है, राज्य की जहाँ भी स्थापना हुई है वहाँ पे दुर्गों का निर्माण जरूर हुआ है, वहाँ पे किलों का निर्माण जरूर हुआ है। क्योंकि अपनी रक्षा के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए, अपनी राजधानी की रक्षा के लिए वहाँ के राजा ने दुर्गों का, किलों का, गढ़ों का निर्माण अवश्य रूप से करवाया है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो दुर्ग हैं वो है दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में है एमपी में, एमपी के बाद में है राजस्थान में, एमपी के बाद में है राजस्थान में। ये दुर्गों की संख्या के आधार पर है। सबसे, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गढ़ भारत में गढ़ है तो कहीं बताओ थे गढ़ या दुर्ग, तो बताएंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में एमपी में, एमपी के बाद में अपना राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग और गढ़ हैं। अपन तीसरे स्थान पर आते हैं इस मामले में। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए तथा संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछे कि भाई दुर्ग, किले और गढ़ क्यों बनाए गए हैं, कोई आपसे पूछे कि दुर्ग क्यों बनाया गया, किले क्यों बनाए गए, इनको बनाने की क्या ज़रूरत थी, इनमें बहुत पैसा वेस्ट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये बनाने की ज़रूरत क्यों थी, तो आपको बताना है कि राजाओं, जो राजा थे और सामंत थे, उन्होंने पहली प्राथमिकता तो उन्होंने खुद के निवास के लिए, खुद के रहने के लिए जो महल बनवाइए, जो किले बनवाइए, वो स्वयं के लिए बनाए हैं, है ना, स्वयं के रहने के लिए। दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा है अवैध दुर्ग ऐसे बनाए गए हैं जिनको भेदा ना जा सके, अपनी सुरक्षा के लिए। जो विरोधी है, शत्रु हैं, उनसे सुरक्षा के लिए इन्होंने दुर्ग बनाए हैं।
सामग्री का संग्रहण करने के लिए, सामग्री का संग्रहण करने के लिए खाने पीने की चीज़ें, पानी, तालाब वहाँ पे बनवाए गए। आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जब अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेर लिया, तब लगभग 5-6 महीनों तक वहाँ के 5-6 महीने तक इन्होंने घेरा डाल के रखा था और 5-6 महीनों तक दुर्ग में ऐसी सामग्री की कोई कमी नहीं आई थी। तो ये सामान या सामग्री के संग्रहण के लिए भी दुर्ग आवश्यक हैं। आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, जब मान लो किसी विद्रोही ने, किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो प्रजा को कहाँ रखेगा, प्रजा को खुले मैदान में तो रखने से रहा, यदि खुले मैदान में रखेंगे तो वैसे ही हार हो जाएगी। तो ऐसी चार दीवारी, एक ऐसी अभेद्य दीवारी जिसको भेदा ना जा सके, वहाँ पे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे अभेद्य दुर्ग बनाए जाते थे। और पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए भी दुर्ग बनाए गए हैं। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने जयगढ़ से बहुत सारा सामान रातों रात ही ट्रकों में भर लाद के ले गया तो पता, लोग कहते हैं कि वो संपत्ति थी। तो राजाओं ने अपनी संपत्ति छिपाने के लिए भी दुर्गों का निर्माण किया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि दुर्गों का, किलों का और गढ़ों का निर्माण किस लिए हुआ और क्यों हुआ है। तो आपको ये तर्क देना है कि दुर्गों का निर्माण किस लिए हुआ, मैंने आपको जो बताया है। उसके बाद में राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। जो प्रथम उदाहरण है भाई, प्रथम दुर्ग कहाँ बना, प्रथम दुर्ग का स्थापत्य अपन को कहाँ मिल रहा है, अपन को कालीबंगा में मिल रहा है कि कालीबंगा में सबसे पहले दुर्गीकरण किया गया था। कालांतर में मौर्य, फिर मौर्य, गुप्त, प्रवर्तित युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं कालीबंगा में। फिर मौर्यों ने भी दुर्ग बनाए हैं, फिर गुप्तों ने दुर्ग बनाए हैं। गुप्तों के बाद में आने वाले जो राजा थे उन्होंने भी दुर्ग किले बनाने में अपना योगदान दिया है। इस समय के दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्ग, राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़बीटली तारागढ़ अजमेर और कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। जो राजपूत काल है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो किले बने हैं, महत्वपूर्ण जो गढ़ बने हैं, उनमें भाटियों का सोनागढ़, अजयराज चौहान का गढ़बीटली जो तारागढ़ दुर्ग है उसको क्या कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली भी कहा जाता है। अजमेर में स्थित है कुंभा का मांडलगढ़। ये जो दुर्ग हैं वो अपने आप में उल्लेखनीय हैं, अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की नींव पड़ गई। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, तब उसके बाद में क्या हुआ, भारत में जो भारत देश था उसमें तुर्क अफगान शासन की नींव की स्थापना हो गई, उनका शासन स्थापित हो गया, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। क्योंकि जब अपना राजा, अपना सुल्तान जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की प्रजा को होना पड़ेगा, उसके अधीनस्थों को उसी प्रकार का होना पड़ेगा। जब दिल्ली में तुर्क बैठ गए, दिल्ली में जब अफगानी बैठ गए, तो उनका प्रभाव निश्चित तौर पर छोटी छोटी रियासतों पर पड़ना था। तो इनका जो रहन सहन है, उनका जो स्थापत्य कला है, उनका जो संगीत है, उन सभी का प्रभाव धीरे धीरे इन छोटी छोटी रियासतों में भी पड़ना शुरू हो गया। 13वीं शताब्दी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा, 13वीं शताब्दी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। क्यों रखा गया सुरक्षा का ध्यान? दोस्तों, जब 13वीं शताब्दी के बाद में मुस्लिम आक्रमण ज़्यादा हुए तो यहाँ के राजाओं को अपनी रक्षा की, अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। तो इन्होंने ऐसे किले बनाए, ऐसे दुर्ग बनाए जिनकी अभेद्य दीवार हो, जिनकी प्राचीर ऐसी मजबूत हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ से आक्रमण को झेला जा सके, आक्रमण को निरस्त किया जा सके, जो शत्रु है उसको हराया जा सके। उसमें आप देख सकते हो रणथंभौर का दुर्ग है, कितना शानदार तरीके से बनाया गया है पहाड़ों के बीच में कि दूर से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे दुर्गों का निर्माण धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के बाद में शुरू हुआ। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हों तथा ऊपर से चौरस हो।
यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया हो। आपने देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहाँ एक तो पहली बात तो है कि वो पहाड़ी पे बना हुआ है, उसके बाद में ऊपर समतल भूमि है, ऊपर समतल भूमि है, वहाँ पे लोग खेती करते हैं दोस्तों। वहाँ पे उस टाइम में लोग खेती करते थे, वहाँ पे पानी की इतनी सुविधा थी कि वहाँ पे रहने वाले सैनिकों को, वहाँ पे रहने वाली प्रजा को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। इस प्रकार के दुर्ग बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि तारागढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, वहाँ पे ऊपर भी बहुत ही शानदार तरीके से बड़ी ज़मीन है, बड़ा समतल एरिया है, वहाँ भी रहने के लिए बहुत स्थान है। आप सैनिक रख सकते हो, वहाँ की प्रजा रह सकती है, व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। आप पानी की व्यवस्था वहीं पर हो जाएगी, आपके खाने की व्यवस्था वहीं पर हो जाएगी। तो इस प्रकार के दुर्ग बनाने की परंपरा राजस्थान में चल पड़ी थी। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया, जैसे अबू का अचलगढ़। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण करवाया था। जब मुगलों के साथ राजपूतानों के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर दुर्ग, बीकानेर और भरतपुर आदि। क्योंकि जब देखो दोस्तों, पहले जब मुस्लिमों का आक्रमण भारत में हो रहा था तो ये क्या सोच रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय राजा थे वो ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा दुर्ग बनाऊं जहाँ से मैं विद्रोही को झेल सकूं, विद्रोही के आक्रमण को झेल सकूं और उसको परास्त कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और मुगलों के साथ में यहाँ के राजाओं की संधि हुई, मधुरता संबंधों में मधुरता आई, तो फिर रक्षा का, आक्रमण का ये डर नहीं रहा। आक्रमण का डर नहीं होने के कारण यहाँ के राजाओं ने पहाड़ियों से नीचे उतरकर जो समतल मैदान है वहाँ पे अपने दुर्गों का निर्माण करवाया। आप देख सकते हो जयपुर के दुर्ग है, जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, भरतपुर का दुर्ग है, ये सभी समतल जगह में बनाई गई दुर्ग हैं, क्योंकि इनको अब अपनी रक्षा का डर नहीं रहा, क्योंकि इनके संबंध मुगलों से बन गए हैं। तो ये अब रक्षात्मक दुर्ग बनाने के बजाय सुंदर और कलात्मक दुर्ग बनाने में विश्वास करने लग गए, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए ये स्थिरता और शांति का काल था। मुगलों के साथ हमारा अच्छा संबंध हो गया तो अब शांति है, कोई युद्ध करने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, देखो जो अच्छा दुर्ग होगा उसमें क्या होगा, सुदृढ़ प्राचीर होगी, अभेद्य बुरुज होंगे, किले के चारों तरफ गहरी खाई होगी या परिका होगी, गुप्त प्रवेश द्वार होंगे, सुरंग होगी, किले के भीतर सहल खाना यानी कि शस्त्र खाना होगा, जलाशय होगा, पीने के टाँके हो गए, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। यदि आपको कोई पूछ ले कि एक ऐसा दुर्ग की विशेषता बताओ जिसमें सभी गुण हो, सर्वगुण संपन्न दुर्ग की विशेषता आपको बतानी है, तो आप क्या बताओगे कि एक ऐसा दुर्ग होना चाहिए जिसकी जो प्राचीर है, जो दीवार है, वो सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उसके जो बुर्ज है अभेद्य होने चाहिए, ऐसे बुर्ज होने चाहिए जिसको भेदा ना जा सके। किले के चारों तरफ ऐसी खाई होनी चाहिए, चाहे खाई वो पानी की हो, चाहे जंगल की खाई हो, चाहे कैसी भी खाई हो, चारों तरफ से खाई होनी चाहिए। किले के अंदर गुप्त प्रवेश द्वार होने चाहिए, किले में ऐसी सुरंगें होनी चाहिए जिसका पता राजा और सेनापति को, इसके अलावा किसी को नहीं हो। और इसी के साथ में किले के अंदर ही शस्त्रागार होना चाहिए जिसमें अपन शस्त्र को ढाला जा सके, बहुत सारे शस्त्र बनाए जा सकें। बहुत बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि वहाँ पे यदि किला है तो किले के अंदर गढ़ में जलाशय की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी के टैंक होने चाहिए, पानी के टाँके होने चाहिए, कि यदि लंबा डेरा किसी विद्रोही ने, किसी शत्रु ने डाल दिया है तो पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए। अपनी जनता को, अपने सैनिकों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। दूसरा, गढ़ में, दुर्ग में ही जो राजा है उसका रहने के लिए राजप्रसाद महल होना चाहिए। गढ़ में, किले में सैनिकों के रहने के लिए आवास गृह होने चाहिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक दुर्ग को
बहुत शानदार बनाती है। यदि ये सभी चीज़ें एक दुर्ग में हैं तो वो दुर्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से और सभी प्रकार की दृष्टि से वो दुर्ग बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम दुर्गों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार जान लें कि राजस्थान में 6 दुर्ग ऐसे हैं। राजस्थान में 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब किया गया है? जून 2013 में। कब किया दोस्तों? जून 2013 में क्या हुआ? जून 2013 में जो आमेर महल है, गागरोन का है, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नौपने में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। दोस्तों आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर ये हैं 6 दुर्गों के नाम। ये इससे मतलब है आमेर महल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। 1 2 3 4 5 6 इन 6 दुर्गों को जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया है 2013 से। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों दुर्गों के प्रकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई एग्जामों में आता है कि दुर्गों के प्रकार, कौन सा प्रकार कौन सा दुर्ग कौन से प्रकार में शामिल है। ये आपको ध्यान से देखना है। दुर्गों के प्रकार में अपनी स्थिति, स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर दुर्गों के कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित में हैं। भाई देखो, अपनी स्थिति के आकार पर, स्थापत्य के प्रकार में और उपयोगिता के आधार पर, ये 3 आधार है। अपनी स्थिति कैसी है उसकी, स्थापत्य कैसा है उसका और उपयोगिता क्या है, इन 3 आधारों पर इन दुर्गों को अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला दोस्तों है ओदुक दुर्ग। कौन सा? ओदुक। ओदुक दुर्ग कह दियो या फिर इसको ही जल दुर्ग कह दो। जल दुर्ग, ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जैसे है गागरोन का दुर्ग। कौन है? गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी का है? गागरोन का दुर्ग है ओदुक श्रेणी का या जल दुर्ग। देखो दोस्तों, जब एग्जाम में आएगा कि जल दुर्ग बता दो तो आप तो बता दोगे गागरोन, ये तो बता दोगे कि गागरोन दुर्ग है। लेकिन जब आ जाएगा ओदुक तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये याद रखना कि ये जो के है ना, ये के फॉर कमल। क्या होता है? के फॉर कमल। के फॉर क्या होता है? कमल। कमल क्या खिलता है? पानी में। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये पानी वाला दुर्ग है। ये दुर्ग कौन सा है? पानी वाला दुर्ग है। तो ये पहला क्लियर हो गया अपना, ओदुक दुर्ग क्लियर हो गया। फिर दूसरा है गिरी पर्वत दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब राजपूतों को अपनी रक्षा के लिए जो दुर्ग बनवाए थे इन्होंने ज़्यादातर पहाड़ियों पर बनवाए थे। तो ये सभी के सभी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और राजस्थान के अधिकांश जो दुर्ग हैं वो इसी प्रकार के हैं। फिर अगला है मरुभूमि। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। और ये है जैसलमेर का दुर्ग। भाई जो मरुभूमि में, मरुस्थल में जो बना होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा मरुभूमि वाला और धानवन दुर्ग कहलाएगा। और वो कौन सा है? ये है जैसलमेर का। सघन बिहिड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। ये तो आपको पता ही है, वन दुर्ग है। वो कौन सा है? सिवाना का दुर्ग है। एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग है जिनके मार्ग में खाई, कांटों और पत्थरों का दुर्गम हो। चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग हैं। एरण दुर्ग कहलाते हैं। कौन से दुर्ग कहलाते हैं? एरण दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग में खाई हो, मार्ग में कांटे हो, पत्थर हो और इससे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, तो वो दुर्ग हैं एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग की श्रेणी में कौन से हैं? चित्तौड़ दुर्ग हैं और जालौर दुर्ग हैं। इसके बाद में है पारिक। कौन सा दुर्ग है? पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। पारिक में देखो, पारिक के लास्ट में क्या रहा है? खे का मतलब खाई। ये याद रखना आपको, पारिक खाई दुर्ग। और ये भरतपुर दुर्ग होगा और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग होगा। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे पारिद दुर्ग कहलाता है, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर।
आपको जब देखो दोस्तों आप कंफ्यूज होगे पारीक दुर्ग में और पारीक दुर्ग में, इन दोनों में कंफ्यूज होगे। और ये दूसरा है ओदुक। मैंने ओदू का बता दिया। के फॉर कमल होता है, के फॉर कमल, कमल कहाँ खिलता है, के फॉर कमल, कमल कहाँ खिलता है दोस्तों, कमल जल में खिलता है, तो ये जल दुर्ग हो गया। पारिक, खे का मतलब क्या होता है दोस्तों, खाई, तो ये चारों ओर से खाई हो। पारिद, पारिद का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिधि, क्या होता है, परिधि, परिधि मतलब चारों ओर से, चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होना चाहिए, वो है परिधि। इन तीनों का आप कंफ्यूज जब नहीं होगे, इनको आप इस प्रकार से समझ लो, और इनका उदाहरण तो आपको याद रखना ही है। सैन्य दुर्ग, वे दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यू रचना में चतुर सैनिक रहते हो उसको सैन्य दुर्ग कहते हैं। यानी सैन्य दुर्ग वे दुर्ग है जहाँ पे बहुत बुद्धिमान शक्तिशाली मजबूत जो सैनिक है वो रहते हैं, जो ऐसी व्यू रचना रचते हैं जिससे विद्रोहियों को ध्वस्त किया जा सके, वो दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग है दोस्तों। इसके बाद में सहाय दुर्ग, कौन सा, सहाय दुर्ग में शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। सहाय दुर्ग का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि वह दुर्ग जिसमें शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग, ऐसे लोग जो बंधुत्व और भाईचारा पर विश्वास करते हैं, वे लोग रहते हैं, उसको सहाय दुर्ग कहते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या अधिक दुर्गों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ सभी 9 श्रेणियों में शामिल होता है, सॉरी वो जल महल में नहीं होता, बाकी सभी श्रेणियों में होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दुर्गों की श्रेणियों में शामिल किया जाता है, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग है जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरन दुर्ग में आता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना गया है। जो सैन्य दुर्ग है ना, सबसे टॉप का दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग है, सबसे टॉप का दुर्ग सैन्य दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा था कि दुर्ग स्थापत्य का कौन से प्रकार है और दुर्ग स्थापत्य का किस प्रकार से राजस्थान में दुर्गों का वर्गीकरण हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। कल की जो क्लास होगी दोस्तों उसमें क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।